वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज आपका नेटवर्क रिवीजन सीरीज का एक नया पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसी एनालिसिस का जो फेजर वाला जो पार्ट होता है ना, वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें से आपको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हम लोग क्लास टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो लेट ज्वाइन ना करें, वो बेटर ज़्यादा ये होगा कि टाइम पे ज्वाइन करें वो। चलो ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं फेजर के बारे में कि हमारा फेजर वोल्टेज और करंट का कैसा होगा, किसके लिए, पैसिव एलिमेंट्स में। पैसिव एलिमेंट मेरे पास तीन होते हैं, आपका रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ये बात समझनी है कि रजिस्टर के केस में होता क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ वोल्टेज लगाया, ये आपका रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो करंट निकलती है ना, वो वोल्टेज के सेम फेज में होती है। मतलब वोल्टेज और करंट में कुछ भी फेज डिफरेंस होगा क्या? कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। जहां से वोल्टेज स्टार्ट होता है वहीं से आपका करंट भी स्टार्ट होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मतलब आपका कुछ भी फेज डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। फाई की वैल्यू अगर जीरो होगी तो याद रखना, पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है कॉस फाई। तो जब फेज डिफरेंस जीरो है तो कॉस ऑफ जीरो कितना होगा? यहाँ पे वन होगा। तो याद रखना, पावर फैक्टर जो मैक्सिमम होता है वो किस में होता है? वो आपका रजिस्टिव केस में होता है वन। पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होती है। पावर फैक्टर को मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपके पास कॉफ़ी है, तो नीचे वाला पार्ट जो येलो में वो कॉफ़ी है, ऊपर कुछ फेन टाइप का होता है ना, तो वो आपका एक्चुअली में कॉफ़ी नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पूरी की पूरी कॉफ़ी रहे, उस केस में आपका पावर फैक्टर क्या होगा? वन होगा। लेकिन मान लो आपके पास 50% कॉफ़ी है और 50% पार्ट आपका पास वेस्ट वाला मटीरियल है वहाँ पे, तो क्या बोलूँ, पावर फैक्टर कितना होगा? 0.5 होगा। ठीक है ना। तो पावर फैक्टर होता क्या है, इसको और अपन डिस्कस करेंगे, किसका किसका रेशियो होता है। बहुत सारे तरीके हैं पावर फैक्टर निकालने के, लेकिन अभी जो आपको याद रखना है वो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो कॉस ऑफ फाई होता है। वो आप बात आपको ध्यान में रखनी है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विद्युत प्रभा। ओके, तो पावर फैक्टर का जो अभी एक फॉर्मूला आपको रखना है वो कॉस ऑफ फाई, और आपका रजिस्टर केस में जो पावर फैक्टर होता है वो यूपीएफ होता है, या फिर बोले वन होता है। ठीक है, वन कैसे हुआ? क्योंकि रजिस्टर केस में फेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो। जहां से वोल्टेज स्टार्ट होगा वहीं से करंट स्टार्ट होगा। ना तो लीड का कॉन्सेप्ट आता है ना लय का कॉन्सेप्ट आता है। किसके केस में? रजिस्टेंस के केस में, क्योंकि वो सेम फेज में है। अगर कोई पूछे कि रजिस्टर केस में पी एवरेज कितना होता है, तो पी एवरेज होता है आपके पास क्या? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना कि वी एवरेज इंटू आई एवरेज कर दो, गलत हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये एवरेज लिखा है तो यहाँ पे वी एवरेज होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पी एवरेज जो होता है वो आपका क्या होगा? वी इंटू आई, ये होता फॉर्मूला। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपका आरएमएस में है, और यहाँ पे करंट भी यहाँ पे क्या आपके पास? आरएमएस में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आपके पास जैसे बताया मैंने, पी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं? आरएमएस होते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि v की जगह हम यहाँ पे आई आर पुट कर दे, तो अगेन आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे क्या? आई स्क्वायर आर। ये तो आपको पता है फॉर्मूला। p का फॉर्मूले तीन फॉर्मूले होते हैं, v इंटू आई स्क्वायर आर, और एक होता है आपके पास यहाँ पे कौन सा? v स्क्वायर अपॉन आर। तो याद रखना, यहाँ पे जितनी भी जगह है, यहाँ पे भी ये आर एम एस है, ये भी आर एम एस है, करंट भी आर एम एस है, वोल्टेज भी आर एम एस है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे आर एम एस होंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फेजर के बारे में बात करें, तो मान लो मैं रेफरेंस मानता हूँ वोल्टेज को, तो मैंने वोल्टेज को रेफरेंस माना, तो करंट उसके सेम फेज में है, तो इसके ऊपर बनाना है हमको, उसके ओवरलैप करना, क्योंकि रजिस्टर केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो रजिस्टर के बारे में बहुत कुछ जान लिया। हम बात करते हैं अब किसके बारे में? इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर केस में कैसे बताया मैंने? एक इंडक्टर लिया मैंने, यहाँ पे करंट सोर्स लिया और यहाँ पे मैंने लगाया वोल्टेज वी। तो एक बात ध्यान देना है, देखो यहाँ पे जो मैंने करंट सोर्स लगाया वो क्या लगाया है? एसी वाला करंट सोर्स। ठीक है ना, डीसी करंट सोर्स नहीं है, एसी वाला करंट सोर्स है। तो यहाँ पे जो इंडक्टर क्या वो शॉर्ट होगा? नहीं होगा। ये बात ध्यान देना। अगर डीसी वाला होता तो ये शॉर्ट होता, लेकिन अभी क्या होगा? ये आपका ये अभी आपका ना तो शॉर्ट होगा ना ओपन होगा। ये एक किसमें? रिएक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंस में। जैसे यहाँ पे इंडक्टर एल है, यहाँ पे करंट आई आ रही है, तो जैसे एसी करंट इसके थ्रू पास होगी, तो जो इंडक्टर यहाँ पे एल था वो चेंज हो जाएगा किसमें? जे एक्सएल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जे एक्सएल में। और एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे होती है क्या? 2 पाई एफ।
या फिर हम बोलते हैं कि 2 पाई अपॉन टी भी बोल सकते हैं, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं। तो याद रखना आप सभी लोग कि जब इंडक्टर आएगा तो आपको इंडक्टर को हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जे एक्सएल में। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 2 पाई एफ। ओके, तो ये बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप याद रखना एक चीज कि इंडक्टर है वो कभी पावर को कंज्यूम नहीं करता है, वो सिर्फ पावर एनर्जी को स्टोर करता है ना। तो इसमें जो आपका पी एवरेज होगा हमेशा कितना होता है, 0 होता है ना। याद रखना आपका पास जो पी एवरेज होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक बात और समझना, मेन चीज बताता हूं मैं। जैसे मान लो यहां पे आपके पास एक करंट है जो कि 0 से स्टार्ट हुआ, प्रॉपरली समझना, 0 से स्टार्ट हुआ करंट। तो वोल्टेज कहां से स्टार्ट होगा, वोल्टेज उससे 90 डिग्री पहले स्टार्ट होगा। देखो आप ये मानो ये 0 डिग्री है, आपको कोई भी, मैं बोलता हूँ कि मान लो क्लास का टाइमिंग है कितने बजे, 10 बजे क्लास का टाइमिंग है, 10 बजे आपकी क्लास होगी। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 10 बजे ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि 10 बजे के पहले ज्वाइन कर लेंगे, 9:50 में ज्वाइन कर लेंगे। तो वो लीड कर रहा है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों के बारे में बात करें, वोल्टेज और करंट के बारे में, तो हम हमेशा रेफरेंस कर लेते हैं करंट के बारे में। तो हम ये बोलेंगे करंट क्या कर रही है, तो हम बात करें इंडक्टर के केस में करंट तो यहाँ पे लैग कर रही है। तो याद रखना इंडक्टर के केस में जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या कर रही है, लैग कर रही है। अब ऐसा मत बोलना सर वोल्टेज तो लीड कर रहा है, तो इंडक्टर केस में वोल्टेज हमारा क्या हो गया, फेज पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, ऐसा मत बोलना। क्योंकि हम रेफरेंस किसको मानते हैं, करंट को। करंट को देख के हम बोलते हैं कि करंट हमारी क्या कर रही है, करंट हमारी यहाँ पे लैग कर रही है, मतलब इंडक्टर के केस में हमारा पावर फैक्टर लैग करेगा। ओके, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, आप देख सकते हो, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम किसको लेके चलने वाले हैं, ये वाले स्टेटमेंट को, ठीक है ना। तो आपका पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, 0 लैगिंग, मतलब जेडपीएफ लैग आपके पास यहाँ पे पावर फैक्टर होगा। अगर आपको एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो आप कहीं पे जाते हो कॉफ़ी पीने के लिए, तो आप देखते हो कि वहाँ पे पूरी की पूरी जो कॉफ़ी है उसमें सिर्फ फेन ही फेन है, कॉफ़ी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उसको हम बोलते हैं जेडपीएफ पावर फैक्टर, 0 पावर फैक्टर। तो क्या आप ऐसा कॉफ़ी चाहते हो, हम ऐसी कॉफ़ी नहीं चाहते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। लोग बोल रहे हैं क्लास कब स्टार्ट होगी, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है ना यार, बाकी लोगों का नोटिफिकेशन नहीं गया है क्या, क्लास तो चल रही है अपनी। लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर क्लास कब स्टार्ट होगी, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो ये पार्ट हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर के इसमें याद रखना, जैसे आपके पास यहाँ पे ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर देखो, अगर आपके पास एसी सोर्स है, अगर डीसी होता तो ओपन होता, लेकिन यहाँ पे एसी सोर्स है, एसी सोर्स की वजह से जो ये कैपेसिटर है वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा किस में, वो हो जाएगा आपका जे एक्सी में, ठीक है। किस में चेंज होगा आपका, वो जे एक्सी, और यहाँ पे बोलते हैं माइनस जे एक्सी होगा, बोलेंगे अपन इसको, माइनस जे एक्सी में चेंज होगा। और यहाँ पे एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी, या फिर अपन ऐसा बोलते हैं कि 1/j-ओमेगा-c में चेंज हो जाएगा। ये आपका जो कैपेसिटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1/j-ओमेगा-c में चेंज हो जाएगा। ओके, और एक्सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1/ओमेगा-c, और एक्सी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सेल को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इनकी यूनिट क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम, याद रखना आप लोग, है ना। इनकी यूनिट क्या होगी, रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ओमेगा-c, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf, तो 1/2πfc बोल सकते हो। इसके केस में अगेन क्या होगा, पावर आपका एवरेज पावर कितना होगा, 0 होगा। याद रखना मैंने पहले ही बताया था, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए जो पी एवरेज होगा हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पे आपको जो बात ध्यान देनी है वो ये है कि इन दोनों में लीड कौन कर रहा है। देखो करंट यहाँ पे क्या कर रही है, करंट यहाँ पे लीड कर रही है कि नहीं कर रही, 90 डिग्री पहले आ गई करंट, 90 डिग्री पहले आ गई, मतलब करंट यहाँ पे क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। लेकिन जो बेस्ट स्टेटमेंट हमारे लिए होगा वो करंट को
रेफरेंस मान के बोलेंगे, तो करंट यहाँ पे लीड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर के केस में जो पावर फैक्टर होगा हमेशा क्या होगा, लीडिंग होगा। और पावर फैक्टर कितना होगा, cos ऑफ 90, क्योंकि इनके में कितना डिफरेंस है 90 डिग्री का, तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे cos 90 मतलब कितना ZPF, और ZPF लीड। तो याद रखना इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर क्या है, ZPF है। कैपेसिटर केस में पावर फैक्टर क्या है, ZPF। दोनों केस में ZPF है, लेकिन इंडक्टर केस में क्या है, यहाँ पे ZPF लैग है, और कैपेसिटर केस में यहाँ पे ZPF लीड है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो यार सभी लोग, ठीक है ना, क्लास को सभी लोग टाइम पे ज्वाइन किया करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम अभी डिस्टर्ब करने के मूड में नहीं, बिल्कुल मेरा प्लान्ड है सारी चीज़ें कि मुझे 3 दिन के अंदर पूरा नेटवर्क कंप्लीट करना है, डिजिटल कंप्लीट करना है और मेजरमेंट कंप्लीट करना है। ये 3 सब्जेक्ट मुझे आपके कुछ भी करके अभी 2 से 3 दिन में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी प्रेशर है, तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम के लिए पंक्चुअल रहो, ठीक है। चलो आ जाओ, हम बात करते हैं यहाँ पे RL लोड के बारे में। RL लोड के केस में क्या होगा, RL लोड के केस में आप यहाँ समझ लो, एक काम करता हूँ मैं, देखो RL लोड के केस में आप ये सब कुछ मत पढ़ो, मैं आपका भी यहाँ पे एक टेबल बनाया उसके थ्रू बताता हूँ मैं आपको, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। आपको यहाँ पे इसको देखो, ये देखो फेजर, यहाँ पे ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर बात करूँ मैं यहाँ पे केस 1, मैं यहाँ पे फेजर की बात कर रहा हूँ ना, फेजर की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो प्योर रजिस्टेंस है, अगर आपके पास यहाँ पे प्योर रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रजिस्टर केस में वोल्टेज और करंट में क्या फेजर बनेगा, क्या सा रिलेशन होगा, कौन लीड लैग करेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो मैंने आपको बताया रजिस्टर के केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, मतलब अगर आपका वोल्टेज ऐसा है तो उसके सेम फेज में ही आपके पास यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा। मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 आ रही है, ओके सर, यहाँ पे फाई की वैल्यू तो 0 आ रही है। अगर फाई की वैल्यू 0 आ रही है तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, UPF। कितनी वैल्यू जाएगी इसकी, UPF वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें केस 2 ओनली इंडक्टर के लिए, अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, मैंने बताया करंट लैग करती है। तो आप देखो, मान लो आपका वोल्टेज यहाँ पे, देखना प्रॉपर्ली, अगर मान लो आपका वोल्टेज यहाँ पे, तो करंट क्या होगा, यहाँ पे होगा 90 डिग्री लैग करेगा। आप इसको देखो, लीड लैग का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, अब आप ये देखो कि जब वोल्टेज यहाँ पे आएगा और करंट आपके पास आएगा, तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो देखो ना, दोनों सेम फेज में, तो दोनों साथ में आएंगे, तो यहाँ पे लीड लैग कॉन्सेप्ट नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो आप खड़े हो गए, यहाँ पे आप पहले खड़े हो गए, तो देखो अगर देखो जो फेजर और कहाँ से रोटेट होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। किस में रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप ये रोटेट हो रहा है और ये भी रोटेट हो रहा है, तो आप बताओ पहले कौन आएगा, पहले तो वोल्टेज आएगा, उसके बाद कौन आएगा, करंट आएगा। मतलब करंट बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं लैग। तो करंट हमारा क्या करता है, लैग करता है। इंडक्टर केस में करंट लैग करता है, तो पहले वोल्टेज आ गया, उसके बाद में करंट आएगा, और इनके फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 होगा। तो cos 90 कितना, ZPF, तो आपका पावर फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे ZPF लैग। कैपेसिटर केस में बात की जाए तो क्या बोला मैंने कि आपकी करंट लीड करती है, ये याद रखना। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सेम फेज में होंगे, यहाँ पे सेम फेज होगा रजिस्टर केस में। इसमें करंट लीड करती है, करंट लैग करती है, इसमें क्या करती है, करंट लैग, याद रखना, L से याद रखना, लैग करती है, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटर केस में क्या करती है, यहाँ पे लीड करती है, ठीक है ना। तो देखो करंट लीड कर रही है, देखो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो पहले कौन आएगा, देखो पहले आएगा करंट, उसके बाद आएगा यहाँ पे वोल्टेज। तो करंट यहाँ पे क्या कर रही है, आपकी लीड कर रही है, तो आपका फेजर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos 90 कितना, ZPF लीड, इसका ZPF लैग, इसका ZPF लीड, आपका पावर फैक्टर होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सीरीज RL कॉम्बिनेशन की। ये देखो है ना, सीरीज RL कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो यहाँ पे एक R हो गया, यहाँ पे एक इंडक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे करंट निकल रही है। तो आपको सबसे पहले देखो, अब इनका फेजर कैसे बनाओगे वो समझना। सबसे पहले देखना है यहाँ पे जो चीज़ यूज हो रही है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो दो जो एलिमेंट है, रजिस्टर और इंडक्टर जो हैं, वो आपस में क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, सीरीज में है कि पैरेलल में। तो आप बोलोगे सीरीज में, तो मैं बोलूँगा सीरीज में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो सेम होती है। बोलोगे सर सीरीज में तो करंट सेम होती है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रेफरेंस मानूंगा यहाँ पे करंट को।
ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट आ रही है, ये करंट आ रही है। अब ये करंट आपकी रजिस्टर में भी जाने वाली है और ये करंट आपके इंडक्टर में जाने वाली है। तो जब ये करंट रजिस्टर में जाएगी तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर। तो मुझे बताओ रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो ये करंट का अगर फेजर है तो जो वी आर होगा वो उसके सेम फेज में होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो ये जो करंट है वो इंडक्टर में जाएगी तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप वो वीएल हो गया। अब मुझे बताओ इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है? तो करंट लैग करती है। देखो करंट यहाँ पे, और करंट को लैग कराना है तो वोल्टेज को लीड कराना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने वीएल रख दिया। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे खड़े भी हो जाओ दिमाग में लेके, है ना। और ये अगर एंटी क्लॉक में घूमेगा तो पहले वीएल आएगा, बाद में वी आर आएगा, मतलब बाद में आई आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा करंट यहाँ पे क्या करने वाला है? लैग करने वाला है। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों का जो फेजर होगा, देखो आपने वीएल बना लिया और वीआर बना लिया। ये आपका वीआर हो गया, ये आपका वीएल हो गया। इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो क्या होगा? टोटल वोल्टेज भी होगा। तो इन दोनों का मैंने फेजर सम कर लिया। कैसे? ये देखो मैंने क्या किया, इस वी आर के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और वी एल के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ऐसे। और जहां पे भी मिला उस पॉइंट को लेके हमने यहाँ पे इसको ओरिजिन से मैच कर दिया। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया यहाँ पे क्या? टोटल वोल्टेज V। अब देखना टोटल, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका टोटल वोल्टेज है, ये आपका टोटल वोल्टेज हो गया ये, और ये आपका टोटल करंट है। और वोल्टेज करंट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? आपका पावर फैक्टर एंगल। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर एंगल। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अगर थोड़ा सा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री समझ पा रहे होगे तो मैं आपको बता दूं। आप देखो ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस। तो क्या आप मुझे नहीं बताता कि यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा? कॉस ऑफ फाई कितना होगा? कॉस ऑफ फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे? वी आर, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है आपका? वी। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? वी आर अपॉन वी आपके पास हो जाएगा यहाँ पे पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग होगा, क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर के समय क्या होता है? लैगिंग होगा। तो पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होगी, कितनी होगी? वी आर अपॉन वी होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इतना पॉइंट क्लियर क्या सभी को? कंफर्म करो एक बार। सर हम हमेशा करंट को ही रेफरेंस लेके चलेंगे क्या दोनों केस में? देखो लीड लैग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा होता है करंट के रिस्पेक्ट में, है ना। कि कोई भी चीज लीड कर रही है, लैग कर रही है, हम किस केस में बात करते हैं? हमेशा करंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। लेकिन जब हम फेजर बनाएंगे तो उसमें रेफरेंस किसको लेते हैं? सीरीज है तो करंट को रेफरेंस लेंगे, और जब पैरेलल है तो वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे। ठीक है छाया, क्लियर है अभी आपको? अभी क्लियर है क्या? जब लीड लैग की बात होती है तो हम सिर्फ करंट की बात करते हैं कि करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है करंट या लैग कर रही है, उसे बेस में बोलते हैं कि हमारा इंडक्टर पावर फैक्टर क्या होगा। लेकिन जब हम फेजर बनाते हैं तो जो रेफरेंस लेते हैं वो देखते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट को रेफरेंस लेंगे, पैरेलल है तो वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे। ओके फाइन। अब जैसा मैंने बोला आपको, यहां पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? पैरेलल आरएल सर्किट के बारे में। पैरेलल के केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता, तो आपने वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया फटाक से। अब देखो वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ से कुछ करंट निकलेगी। अब ये जो करंट जाएगी तो कुछ रजिस्टर में भी करंट जाएगी, कुछ इंडक्टर में भी करंट जाएगी ऑब्वियसली। तो अब ये बताओ, ये टोटल करंट है, यहाँ पे तो रजिस्टर में जो करंट जाएगी आई आर। तो मुझे बताओ वोल्टेज, देखो रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट हमेशा क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो ये जो आई आर है क्या ये वी के सेम फेज में नहीं होगा क्या? बिल्कुल सेम फेज में होगा। तो ये मैंने आई आर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब बात करते हैं आई एल। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपका जो वोल्टेज, इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा होगा। इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है। देखो तो अब आपका आई एल कैसे करना है? ये आपका वी एल है, वी है, करंट को लैग करा रहा है तो करंट लैग करके नीचे कर दोगे इसको। आप कैसे लैग कर रही है यहाँ पे एक बार चेक भी कर लो आप। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई खड़ा भी हो जाए ना तो आप पहले वोल्टेज आएगा और वोल्टेज के 90 डिग्री बाद यहाँ पे कौन आएगा? करंट आएगा। मतलब करंट तो लैग कर रही है ना। अब इन दोनों का जो हमने फेजर बनाया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आई। और ये हमारे पास देखो, अब इतना आपको फिर से पता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ये है आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस।
तो पावर फैक्टर कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आई आर, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे टोटल मॉड ऑफ आई, तो आई आर अपॉन आई। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो, रजिस्टेंस अपॉन टोटल आपका क्या होता है, रजिस्टेंस अपॉन टोटल आपका होता है यहाँ पे क्या, पावर फैक्टर। तो आप ये सकते हैं आर बाय मॉड जेड। पावर फैक्टर में यहाँ पे फॉर्मूले बताता हूँ कौन कौन से होते हैं पावर फैक्टर, प्रॉपर्ली देखना आप लोग। पावर फैक्टर का जो पहला फॉर्मूला होता है कि आपका फाई निकालना है, मतलब कि आप पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं इसको, और ये पावर फैक्टर एंगल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है। तो उसका हम लोग कॉस फाई लगा देंगे तो हमको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर मिल जाएगा हमको। दूसरा तरीका होता है आपके पास यहाँ पे आर बाय मॉड जेड। मॉड जेड यहाँ पे क्या होता है, इम्पिडेंस होता है, क्या होता है, इम्पिडेंस। तो आर बाय मॉड जेड आपका पावर फैक्टर हो गया। तीसरा एक और पावर फैक्टर होता है फॉर्मूला यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, वी आर अपॉन मॉड वी। एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे आई आर अपॉन मॉड ऑफ आई। एक फॉर्मूला और होता है पावर फैक्टर का, उसको बोलते हैं P अपॉन मॉड ऑफ एस। ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। 5 तरीके हो गए फॉर्मूले निकालने के, पावर फैक्टर निकालने के। कैसा, पहला तरीका आपके पास कौन सा है, देखो आई आर अपॉन मॉड आई। एक और तरीका कौन सा है, वी आर अपॉन मॉड वी, फिर आर अपॉन मॉड जेड। एक होता है P अपॉन मॉड एस, और एक होता है यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन। तो इतने तरीके से हम यहाँ पे पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आरसी सर्किट की। तो आरसी सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास, जैसे फिर से बोला, देखो सीरीज में है, सीरीज में हम किसको रेफरेंस लोगे, करंट को रेफरेंस लोगे। तो आपने यहाँ पे फटाक से करंट को रेफरेंस मान लिया। अब जब करंट को रेफरेंस मान लिया तो यहाँ पे वोल्टेज ऑफ वी है, वी आर है, तो जो रजिस्टर के इसमें जो वोल्टेज होगा वो हमेशा सेम फेज में होगा, तो वी आर इसके सेम फेज में हो गया। कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा, देखो कैपेसिटर केस में करंट लीड करती है, करंट लीड करती है मतलब वोल्टेज लैग करेगा। तो करंट अगर यहाँ पे है तो वोल्टेज हमको कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। इन दोनों का हमने फेजर सम कर लिया तो हमको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वी। अब अगेन आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे। तो आपको पता है ना यहाँ पे कैसे करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बेस ये है आपका, हाइपोटेनियस ये है, तो आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वी आर अपॉन मॉड वी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लीडिंग होगा। कितना आसान है। देखो अगर हम बात करें पैरेलल आरसी सर्किट के लिए तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है देखना। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले पैरेलल है, पैरेलल केस में आप किसको रेफरेंस मारोगे, वोल्टेज को। अब यहाँ पे जो आई आर रजिस्टर केस में जो करंट होगी वो हमेशा वोल्टेज के सेम फेज में होगी, तो सेम फेज में हो गई। कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो हमेशा लीड करती है, तो वोल्टेज अगर यहाँ पे तो करंट को लीड कराना तो करंट यहाँ पे आ जाएगी, आपका टोटल वोल्टेज टोटल करंट यहाँ पे आ जाएगा, आई सी और आई आर टोटल करंट यहाँ पे आ जाएगा। अब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल यहाँ पे फाई होगा, और अगेन आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगा दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से आपको पावर फैक्टर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आई आर अपॉन मॉड ऑफ आई, इससे आपको मिल जाएगा यहाँ पे पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, लीड होगा, क्योंकि कैपेसिटर है, तो पावर फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में। सीरीज आरएलसी मतलब आर एल और सी तीनों सीरीज में है। यहाँ पे आपने सप्लाई दिया वी, यहाँ से करंट निकली आई, जब करंट आई आएगी और रजिस्टर के क्रॉस जाएगी तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, वैसे यहाँ पे वी एल होगा, और वैसे यहाँ पे वी सी होगा। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं। जैसे ये इंडक्टर है, इंडक्टर को आप किस में चेंज कर लेते हो, एक्सएल में, वैसे एस सी को इसमें चेंज कर लेते हो आप एक्स सी में। तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं फेजर के लिए। किस में बनता है, पहला बनता है कि आपका एक्सएल ज़्यादा है, ग्रेटर देन एक्स सी। दूसरा बनता है एक्सएल इज लेस देन एक्स सी, और तीसरा बनता है यहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्स सी। तीनों केस में आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, फेजर बनाना पड़ेगा। लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। आप ये मानिए जब कभी भी एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है एक्स सी से, उस केस से पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। उस केस में पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लैगिंग होगा। जब कभी भी एक्सी ज़्यादा हो जाएगा किससे, एक्सएल से, उस केस में पावर फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग होगा। और जब कभी दोनों बराबर होंगे उसके लिए पावर फैक्टर आपका क्या होगा, यूपीएफ होगा। ठीक है, और इसी को, ये वाला जो थर्ड वाला केस है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब हमारे पास 3 एलिमेंट आर एल सी तीनों कनेक्टेड हैं, और जब तीनों कनेक्टेड हैं
उसमें एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाती है, उस केस में हमको यूपीएफ पावर फैक्टर देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं आपका रेजोनेंस, उसी को हम बोलते हैं आपका रेजोनेंस। तो चलो हम पहले वाले केस पे आते हैं। पहले वाले केस में अगर देखो तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल की वैल्यू यहां पे एक्सी से ज्यादा है। तो उस केस में कैसे करोगे, प्रॉपर्ली ध्यान समझना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, बहुत आराम से बताऊंगा मैं। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे करंट को हमने रेफरेंस मान लिया, देख सकते हो हमने यहाँ पे करंट को रेफरेंस मान लिया। ये फिर मुझे पता है कि आर एल सी है, लेकिन जो आर के का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो हमेशा करंट के सेम फेज में होगा, तो वी आर सेम फेज में हो गया। अब देखो इंडक्टर में करंट लैग करती तो वी एल लीड करेगा, तो वी एल को मैंने लीड करा दिया, देखो। और क्योंकि ये एक्सेल ज्यादा है, देखो ना एक्सेल ज्यादा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वी एल वाली डंडी थोड़ा बड़ी की, देखो यहाँ पे वी एल वाली डंडी बड़ी है। अब कैपेसिटर के केस में अब बचा वीसी, कैपेसिटर केस में करंट लीड करती है, तो करंट को अगर लीड कराना है तो वोल्टेज को लैग कराना होगा, तो वोल्टेज को मैंने यहाँ पे लैग करा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इसलिए मैंने यहाँ पे वीएल वाली डंडी को बड़ा रखा है और वीसी डंडी को छोटा रखा है। तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा कितना, वीएल माइनस वीसी, कितना आ जाएगा, वीएल माइनस वीसी, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, वी आर, ये आ गया वीएल माइनस वीसी, यहाँ पे आ गया वी आर। तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, वी, टोटल वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका वी। अगेन आपसे पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर कितना होता है, क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका वी आर, और हाइपोटेनस आपका कितना है आपके पास यहाँ पे वी, तो वी आर अपॉन मॉड वी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा पावर फैक्टर। ठीक है, अब कोई पूछेगा वी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, देखना ये वी आर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पे ये कितना होगा, तो क्या बोलोगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, वी एल माइनस वी सी, मतलब यहाँ पे कितना वी एल माइनस वी सी, ये कितना वी आर, तो क्या बोलोगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला केस हो गया। और इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग हो, क्योंकि एक्सेल का एलिमेंट ज्यादा है, एक्सेल ज्यादा है तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या देखने को मिलेगा, लैगिंग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक्स ही ज्यादा है, तो कैसे होगा, यहाँ पे इसको भी देख लो फेजर, आप इसका भी फेजर देख लो, आप इसका भी फेजर देख लो। तो इस केस में क्या होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले आप यहाँ अपने करंट को ड्रॉ किया, फिर वी आर ड्रॉ किया, फिर वी एल ड्रॉ किया, लेकिन वी एल का जो मैग्नीट्यूड छोटा रखा, क्योंकि एक्सेल यहाँ पे छोटा है और एक्स ही ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे वीसी को नीचे रखा, लेकिन बहुत ज्यादा रखा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा क्या आ जाएगा, वो वी एल माइनस वीसी, वीसी माइनस वी एल, तो इनका जो टोटल रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे वी। अगेन आप अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन मतलब वी आर अपॉन मॉड वी आपका पास हो जाएगा यहाँ पे पावर फैक्टर, लेकिन यहाँ पे करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है ना, करंट यहाँ पे आगे है और वोल्टेज पीछे है, तो यहाँ पास पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। ठीक है, और मॉड ऑफ वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, मॉड ऑफ वी की वैल्यू अगेन पाइथागोरस थ्योरम, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वी की वैल्यू। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ एक बार कंफर्म करो। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, वो आपको भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन रिवीजन कर रहा है, तो रिवीजन तक हम फास्ट नहीं करेंगे तो पूरा लेक्चर ही हो जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी ये कौन सा लेक्चर है, 14th या 15th लेक्चर है ना, तो हमको रिवीजन करना है, हमको पूरा नहीं पढ़ना है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा एक एलिमेंट बचा हुआ है, एक बचा हमारे पास थर्ड वाला केस, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस वाला केस। जब एक्सेल और एक्सी दोनों बराबर हो तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने करंट ड्रॉ किया, फिर हमने वी आर ड्रॉ किया। क्यों वी आर ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे पता है वी आर इसके सेम फेज में होगा। फिर मैंने वी एल ड्रॉ किया ऊपर, क्योंकि करंट को मुझे लैग कराना है। फिर मैंने वी सी नीचे ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे करंट को लीड कराना है। ठीक है, अब दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये +10 है तो नीचे -10 ही है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका टोटल वोल्टेज क्या होगा, सेम फेज में आ जाएगा। यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज है वो करंट के सेम फेज में आ जाएगा। और जब सेम फेज में आ जाएगा बेटा, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूपीएफ हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है, उस केस में दोनों एलिमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे
और टोटल वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेज डिफरेंस 0 देखने को मिलता है और पावर फैक्टर हमको यूनिटी देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल के केस की। तो पैरेलल वाले केस में क्या होगा समझना, जैसे पैरेलल आरएलसी है, पैरेलल आरएलसी है, तो इस केस में क्या होगा, अगेन हमारे पास 3 केस बनेंगे, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इज लेस देन एक्सी, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। जो थर्ड वाला केस है इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस, हम उसको बोलेंगे क्या, पैरेलल रेजोनेंस। इसके पहले वाला हमारा क्या कहलाता था, सीरीज रेजोनेंस, ये हमारा कहलाएगा यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ध्यान ये देनी है कि अगर मान लो पहला वाला केस है तो यहाँ पे पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लीडिंग होगा। उल्टा पैरेलल केस में उल्टा कर देना, जैसे एक्सएल ज्यादा तो यहाँ पे क्या होगा, पावर फैक्टर आपका लीड होगा, इसमें क्या होगा आपका लैग होगा, और इसमें क्या होगा आपका यूपीएफ होगा। एक मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपका एक्सएल जाता है एक्सी से, है ना, और यहाँ पे क्या पैरेलल की बात हुई तो रेफरेंस क्या होगा, वोल्टेज होगा, ऑब्वियसली वोल्टेज रेफरेंस होगा, आईआर उसके सेम फेज में होगा। अब जैसे आपको कैपेसिटर में करंट को लीड करानी है तो करंट आप ऊपर रख दोगे, और इंडक्टर के केस में करंट को आपको लैग करानी है तो आप करंट नीचे रख दोगे। अब ऐसा यहाँ पे बोला गया है, अब आपको ऐसा बोला गया है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। देखो यहाँ पे अगर एक्सएल ज्यादा है, एक्सी यहाँ पे कम है, तो भाई मुझे ये बताओ करंट ज्यादा कहाँ फ्लो है, करंट एक्सी में ज्यादा, इसमें ज्यादा करंट फ्लो की ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे आईएल करंट कम हो जाएगी और आईसी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आईसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा रखा है, क्योंकि देखो करंट यहाँ से आ रही है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस बन गया, ये भी रेजिस्टेंस बन गया। क्यों बन गया बताया ना आपको, ये बन जाएगा जे एक्सएल, ये बन जाएगा माइनस जे एक्सी, तीनों की यूनिट क्या हो गई, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका ओम ज्यादा है इंडक्टर का, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट की हो जाएगी कम और यहाँ पे हो जाएगी ज्यादा, तो एक्सी आपका यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, आईसी माइनस आईएल। तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ आई, पावर फैक्टर निकाल तो क्या करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आई आर अपॉन मॉड ऑफ आई, ये आपका हो जाएगा पावर फैक्टर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको भी पाइथागोरस लगा लो, कैसे, अंडर रूट ऑफ आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, मॉड ऑफ आई की वैल्यू। बस याद रखना यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा, लीड होगा। कैसे लीड होगा चेक भी कर सकते हो, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, आप ध्यान देख लो, करंट यहाँ पे लीड कर रही है और वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है, तो हमारे पास पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग होगा, क्योंकि करंट हमारी यहाँ पे लीड कर रही है। सेकेंड वाला केस देख लो, इसमें क्या है कि आपका एक्सी ज्यादा है किससे, एक्सएल से, मतलब इस केस में क्या होगा कि आपका आईएल ज्यादा होगा आईसी से। तो फेजर कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने वोल्टेज बनाया रेफरेंस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर मैंने आईआर बनाया क्योंकि करंट रजिस्टर में जो करंट होगी वो वोल्टेज के मतलब सेम फेज में होगी। फिर जैसे मैंने बताया कि करंट को आईसी कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करानी है वोल्टेज, तो ऊपर रख दिया मैंने, और आईएल को मैंने नीचे रख दिया। लेकिन मुझे ये पता है कि आईएल इस बार ज्यादा, तो आईएल का मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा रख दिया और आईसी का मैग्नीट्यूड मैंने कम कर दिया, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, वो आईएल माइनस आईसी होगा। इनका जो फेजर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आई आर अपॉन मॉड ऑफ आई। मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी, मॉड ऑफ आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अंडर रूट ऑफ आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर। ओके, और आपका पावर फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, यहाँ पे उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे एक्सी ज्यादा है ना, तो होना क्या चाहिए यहाँ पे लीड, लेकिन होगा क्या लैग। यहाँ पे क्या एक्सएल ज्यादा है तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे लैग, लेकिन होगा क्या यहाँ पे लीड, क्योंकि पैरेलल है इस वजह से। और एक्सएल अपॉन एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी में क्या होगा आपके पास, ये तो यूपीएफ होगा। इसमें क्या होगा, आई सी और आई एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, जिसके साथ जो पावर फैक्टर होगा वो यूपीएफ देखने को मिलेगा, एज सिमिलर टू सीरीज रेजोनेंस या फिर सीरीज आरएलसी में जो आपका जो केस बन रहा था एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, उसी के सिमिलर है यहाँ पे ये भी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं एसी में, वो थोड़ा देखना। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक आपके पास, इसमें आपके पास एक टोटल वोल्टेज है, एक एमीटर लगा हुआ है, एक एमीटर और लगा हुआ है, एक एमीटर और लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि आपने इस सर्किट में जो एमीटर लगाए हैं उनकी कुछ रीडिंग्स हैं,
मुझे ये देखने को मिला है कि जो टोटल करंट है वो 10 एम्पियर है, और ये A1 मतलब रजिस्टर में जो करंट है वो 8 एम्पियर है। तो ये कितना होगा A2। देखो यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ 8 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ जाएगी 2 एम्पियर। जिसने ये बोला मतलब उसने बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया, क्योंकि ये आपका डीसी सर्किट नहीं है, ये आपका एसी सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल करंट है वो फेजर के फॉर्म में है। तो अब देखना, आप ये बताओ कि आर और एल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फेजर सॉल्व करोगे, आर और एल दोनों यहाँ पर आपस में क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती है, तो बोले सर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया। ओके, अब ये बताओ कि ये जो रजिस्टर में जो करंट है A1 8 एम्पियर, वो वोल्टेज के क्या होगी, सेम फेज में होगी, तो ये 8 एम्पियर को मैंने इसके सेम फेज में रख दिया। अब देखो ये जो L एम्पियर में जो इंडक्टर में जो L है, जो A2 करंट है, वो क्या होगी, वो लैग करेगी वोल्टेज से, तो लैग कराना, तो मैंने यहाँ पे A2 को लैग करा दिया। अब इनका जो टोटल करंट होगा A, वो कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो गया A, और उसकी वैल्यू हमको दी हुई कितना यहाँ पे 10 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर दिया हुआ। तो कहने का मतलब ये 8 है, प्रॉपर्ली देखना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लग गया, पाइथागोरस थ्योरम। देखना यहाँ पे ये 8 एम्पियर है, ये आपका 10 एम्पियर है, तो क्या आप इसको नहीं निकाल पाओगे, लगा सकते हो ना, कैसे लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करोगे, आपका 10 का स्क्वायर आप लगाओ ना, ऐसे लगा लो, कैसे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 64 36, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर आपके पास यहाँ पे ये आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको डायरेक्टली 2 एम्पियर मत बोल दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली आपको फेजर के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। सभी को यहां तक क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म करिए। ठीक है, तो ये हमने फेजर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फेजर के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, और एसी वाला पार्ट आज हमको कंप्लीट करना है, तो हमको इवनिंग में क्लास और लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, हमको इवनिंग में क्लास और लेनी पड़ेगी, तो हम लोग इवनिंग में क्लास और लगा लेंगे। कितने टाइम क्लास लगा ली जाए, 8 PM ठीक रहेगा क्या, टाइमिंग बता दो, 8 PM का टाइम सही रहेगा या उसके पहले लगाना है। नेटवर्क की एक क्लास हम लोग और लगाएंगे आज, 8 PM लगा लें, क्या बोलते हो, सही टाइम रहेगा। चलो, तो नेटवर्क की आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी 8 PM पे, और उसके पहले मतलब दोपहर में लगभग 3 4 5 बजे, जितना भी टाइम मिलता है मुझे, उसके पहले आपकी डिजिटल की भी आपकी क्या होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी आज, है ना। मतलब डिजिटल की भी एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है, और आपकी नेटवर्क की भी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, तभी हम उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना जो भूल गया, वो ये है कि जैसे ही मैंने पहले बताया भी ऑलरेडी आप लोग को, जैसे ही मेरा रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट होगा, किसका, नेटवर्क, मेजरमेंट और डिजिटल, जो कि मैं भी 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। 8 to 10 नहीं हो सकती क्या, 8 से 10, 2 घंटे क्लास बोल रहे हो क्या आप, छाया 8 to 10 किसकी क्लास के लिए बोल रहे हो, कौन सी क्लास के लिए बोल रहे हो आप, 8 to 10 डिजिटल की क्लास के लिए बोल रहे हो। तो देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो अपन 8 बजे रख लेंगे नेटवर्क का, और 9 बजे रख लेंगे आपका डिजिटल का, ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, 8 बजे रख लेंगे आप लोग का नेटवर्क का, और 9 बजे रख लेंगे आपके डिजिटल का रिवीजन सीरीज। हाँ, वो 8 PM पे ही है ना, 8 PM पे ही है, ठीक है। हाँ, मैं आपके सामने बोला था कि जैसे ही मेरा रिवीजन सीरीज कंप्लीट होगा, मैं आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आऊँगा। रिवीजन में दूसरे सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, रिवीजन में दूसरे सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, और आपका इनका प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, बहुत कुछ करना है अपन को, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करो ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हों आप उनको बताइए, क्योंकि अपन यहाँ पे पढ़ रहे फ्री में ही रहे हैं, ऐसा किसी से पेमेंट अपन मांग नहीं रहे हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं।
और बहुत सही चीज़ कर रहे हैं, है ना। रिवीजन ही मेन चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो भी आपको सजेशन चाहिए हो, वो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, व्हाट्सएप का ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है जो कि रिवीजन सीरीज के लिए, तो जो भी उसमें ऐड होना चाहते हो वो उस ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। मिलते अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो भी डाउट है तो बड़े आराम से पूछते जाइए। इस बार हमारा जो एम है वो है सिलेक्शन लेना एट एनी कॉस्ट। गुड डे।